आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ITA स्टडी में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आज हम लेके आए हैं भारत स्किल के द्वारा जारी किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और तकरीबन 70% प्रश्न इन्हीं में से लगभग आ जाते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज अपने पहले प्रश्न की शुरुआत की जाए तो यहाँ देखें, सबसे पहला प्रश्न हमारा है विच इज़ द केमिकल हैज़ार्ड, कि रासायनिक खतरा कौन सा है। तो हमें पता होता है रासायन क्या होता है। एक विकिरण रासायन नहीं हो सकती, एक वाइब्रेशन है रासायन नहीं हो सकता, एक शोर है रासायन नहीं हो सकता। तो हमें सबसे पहले उन तथ्यों को ध्यान करना है जो बिल्कुल गलत हो। तो हमें गलत को जब हमने निकाल दिया तो हमारे पास सही अपने पास बच जाएगा। वो हमारे पास है विस्फोटक या एक्सप्लोजिव जिसे अपने बोलते हैं, वो आ जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अपने नंबर 2 प्रश्न है हमारा विच ऑफ टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैज़ार्ड इनवॉल्व्स टॉक्सिक, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में विषाक्त शामिल है। तो यहाँ हमें विषाक्त के बारे में बताना है। तो कौन सा हमारे लिए जो व्यावसायिक स्वास्थ्य के लिए विषाक्त खतरा हो सकता है। तो शारीरिक जोखिम नहीं हो सकता, यांत्रिक खतरा नहीं होगा, जैविक खतरा भी नहीं होगा। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा रासायनिक खतरा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आगे अधिभोग स्वास्थ्य और सुरक्षा का मकसद क्या है, मतलब कि विच इज़ द मोटिव ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। तो इसमें अपने देखें, सभी ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला दे रखा है कर्मचारी का मनोबल, गुणवत्ता में कमी, अनुपस्थिति को कम करना, उत्पादकता को कम करना। तो यहाँ अधिभोग स्वास्थ्य और सुरक्षा का मकसद क्या है। तो हमें क्या करना है, गुणवत्ता में हम कमी नहीं कर सकते, कर्मचारी का मनोबल नहीं घटा सकते, ये अपनी जगह अपना सही है, ये भी सही है। उत्पादकता को कम करना ये भी सही है, मतलब कि इनको हम गलत में मानेंगे। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, अनुपस्थिति को कम करना, ये हमारा मकसद रहता है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, वर्कशॉप में किस प्रकार की सुरक्षा जूते पहनने को कवर करती है। इंग्लिश में पढ़ना है, हिंदी की तरफ ध्यान नहीं देना। व्हाट टाइप ऑफ सेफ्टी कवर्ड द वेयरिंग ऑफ सेफ्टी शूज इन वर्कशॉप। तो सामान्य सुरक्षा के अंतर्गत आता है, व्यक्तिगत सुरक्षा में आता है, मशीन सुरक्षा में आता है या व्यावसायिक सुरक्षा में। तो हमें पता है सेफ्टी शूज पहनना हमारी समय की सुरक्षा जो होती है, व्यक्तिगत सुरक्षा होती है, उसके अंतर्गत आता है। सामान्य सुरक्षा में हम सुरक्षा को नहीं ले सकते, मशीन की सुरक्षा में मशीनों की सुरक्षा होगी, व्यवसाय की सुरक्षा में व्यवसाय की सुरक्षा होगी। तो यह हमारा सही आंसर हो जाएगा पर्सनल सेफ्टी। जहाँ हमें जो सुरक्षा जूते पहनने हैं वो किसके अंतर्गत आएगा, पर्सनल सुरक्षा के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 5 देखें, यहाँ लिखा है व्यावसायिक यांत्रिक खतरा कौन सा है। व्यावसायिक यांत्रिक खतरा कौन सा है। तो एक रोग, ये कोई खतरा नहीं है। वर्तमान रिसाव, ये भी कोई नहीं है। मशीनरी का गलत लेआउट, ये भी नहीं है। यहाँ व्यावसायिक यांत्रिक खतरा कौन सा है। तो यहाँ हम लिखेंगे गैर पंजीकृत मशीनरी, जो अपने बिना कोई मार्का की या देसी कोई मशीनरी लेके आती हैं, जो कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकती है, जिसके कारण हमारी जान जा सकती है। तो ऐसी मशीनरी को हम इस खतरे के अंदर लेकर के आएंगे। तो ध्यान रखना, इनमें से कई बार प्रश्न पूछ लिए गए हैं और ये ज़्यादातर हमारी किताब में नहीं होते। नेक्स्ट प्रश्न है विच इज़ द बायोलॉजिकल हैज़ार्ड, जैविक खतरा कौन सा है। जैविक, तो जैविक के बारे में बात की जाए, धूम्रपान करना जैविक में नहीं आता। सिकनेस, रोग, ये भी नहीं आता। संक्रमण, संक्रमण जैविक क्या है, जीवाणु है। क्या है, जीवाणु है। जीवाणु से इसी को अपने बोल देते हैं जैविक। तो हमारा प्रश्न नंबर सी है जो इसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है कि ज्वलनशील तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो हमने अग्निशामक यंत्र पढ़े, उनमें हमने देखा होगा कि किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग आग बुझाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पूछा है तरल की आग के लिए। हमने आग की श्रेणियाँ पढ़ी, कौन कौन सी, अभी देख लेते हैं। ए, बी, सी और डी। ये थी कौन सी, कार्बनीय। ये कौन सी थी, तेलीय। ये थी गैसीय और ये थी विद्युतीय। 4 प्रकार की हमने आग को पढ़ा। तो यहाँ इसने पूछा है, कौन सा पूछा है, हमसे पूछा है कि तरल की आग के लिए। तरल की आग को बुझाने के लिए, तरल क्या होता है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, इनको बुझाने के लिए अपने कौन सी आग, किसका, फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। सीटीसी का तो करते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो होता है उसका विद्युत की आग बुझाने के लिए। पानी को कभी भी तेलीय आग पे इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके बाद आ गया हेलोन टाइप। हेलोन टाइप का भी अपने इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यह ड्राई पाउडर या आ जाता फोम बेस्ड, फोम बेस्ड आ जाता तो भी हमारा सही होता। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। किस प्रकार की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए किसी न किसी सत्ताओं और नुकीले अनुमानों के साथ भार को संभालने की सिफारिश की गई है। यह प्रश्न को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये क्या कहना चाहता है। तो यहाँ ध्यान से फिर से पढ़ लें आप कि किसी प्रकार की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए किसी न किसी सत्ताओं और, यहाँ से देखिए, सत्ताओं और नुकीले अनुमानों को के साथ भार को संभालने की सिफारिश की गई है। कैसे करेंगे, कागज़ के दस्ताने से भार नहीं संभलेगा, रबड़ के दस्ताने से संभल जाएगा, चमड़े के दस्ताने से संभल जाएगा, पॉलीथीन के दस्ताने से नहीं संभलेगा। तो अब इन दोनों में से हमें एक निकालना है कि रबड़ का दस्ताना लगाया जाए या चमड़े का। तो सबसे पहले हमारे पास रहेगा लेदर ग्लोव्स। तो सही आंसर रह जाएगा लेदर ग्लोव्स या चमड़े का दस्ताना। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 9। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा विषैला होता है। पुराना बेरिंग, कोई विषैला नहीं होता। कागज़ या रेपर, इसमें ध्यान से देखें कि कौन सी चीज़ है जो हमारे लिए विषैली है। कागज़ या रेपर ये भी नहीं होता। इस्तेमाल किया गया स्नेहक, ये विषैला हो सकता है। लुब्रिकेंट इसने कहा है। और ऑयल, वाशर, बोल्ट एंड नट बोल्ट ये भी कोई नुकसानदायक नहीं होते। तो इसने पूछा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा विषैला होता है। तो आपका आंसर रह जाएगा नंबर 3। प्रश्न नंबर 10। मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्या है। हमारे लिए हानिकारक ऑक्सीजन हमारे लिए लाभदायक होती है, जलवाष्प भी लाभदायक होती है। जहाँ तक हम बात करें अलग गैसों की तो हम कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लेते हैं, बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए घातक होती है, जिसे अपने CO कहते हैं। अगर इंजन की बात की जाए तो हमने कहा था CO पेट्रोल इंजन पैदा करते हैं और CO2 डीजल इंजन पैदा करते हैं। इन छोटी छोटी बातों का भी आपने साथ में ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 11 आ रहा है, मानव स्वास्थ्य के लिए कौन सी गैस हानिकारक है। प्रश्न 10 और 11 एक समान ही है, तो इसका आंसर वही रह जाएगा, कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद आगे वाले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कार्यशाला में वायु जनित धूल का क्या प्रभाव है। अगर हमारी कार्यशाला में है उसमें वायु के साथ धूल है तो उसका हमारे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न को देखें, फिर उसके ऑप्शन देखें, कौन सा गलत है कौन सा सही है। यहाँ सबसे पहले दस्त, ऐसा डायरिया नहीं हो सकता। निर्जलीकरण, पानी की कमी नहीं आ सकती, तो इन दोनों को क्रॉस कर दें। गले में तकलीफ, ये हो सकता है अगर हवा में मिट्टी के कण धूल का प्रभाव है तो हमारे साथ गले में तकलीफ हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर, ये नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर हो गया नंबर सी। प्रश्न नंबर 13। यहाँ एक डायग्राम दर्शाया गया है, इस डायग्राम को आप देखें। इसका लिखा है विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। कि कोई विषाक्त उपकरण है उसको हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो यह पानी का धोना नहीं, इनिशिएटर्स नहीं,
संपीड़ित हवा नहीं, तो यहाँ आएगा वैक्यूम क्लीनर। आपका आंसर रहेगा सही डी। प्रश्न नंबर 14, सुरक्षा उपकरण का नाम क्या है? यहाँ ध्यान से देखना, इसने लिखा है सुरक्षा उपकरण का नाम क्या है। तो यहाँ कुछ गलती होगी, पीछे से मिसप्रिंट है। ये जो उपकरण था, ये उपकरण जो पीछे वाला दिया था, जो ये उपकरण यहाँ दर्शाया गया है, ये उपकरण, इस उपकरण का प्रश्न आगे नेक्स्ट में चला गया। आपने वहाँ देखना है इस उपकरण को, और इस उपकरण को नेगलेक्ट कर देना है। यहाँ वही चश्मा वाला ले लेना है आपने कि इस उपकरण का नाम क्या है। तो अब सभी को पता है इस उपकरण का नाम क्या है साथियों? गॉगल्स। क्या? गॉगल्स। हाथ के दस्ताने नहीं है, हैंड स्क्रीन नहीं है, हेलमेट स्क्रीन नहीं है, तो गॉगल्स इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, किसी दूरी को वाहन का पहिया आधार कहा जाता है। अब यहाँ भी कुछ गलती होगी। जो ये डायग्राम दे रखा है, जो ये डायग्राम दे रखा है, ये नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न में चला जाएगा। आपने इसको ध्यान से देखना है। यहाँ मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जो इन दोनों पहियों के बीच की दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी है, यह कहलाती है ट्रैक। और ये इन दोनों के बीच की दूरी है, यह कहलाता है बेस। क्या? बेस। चलो ये डायग्राम ध्यान रखना और आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। यह प्रश्न पूछा गया, किसी दूरी को वाहन का पहिया आधार कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? आगे से पीछे के पहियों के बीच की दूरी के लिए केंद्र, जो अभी मैं बता के गया हूँ। आगे से पीछे के पहियों के बीच की दूरी, जैसे मैंने कहा था बेस, और यहाँ क्या लिखा है? आधार, और यहाँ लिखा है बेस। तो आपका आंसर सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 पे 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शरीर के किस हिस्से में गहरा खून बह रहा है, इसे गंभीरता से माना जाता है, पेशेवर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो शरीर के किस भाग में सबसे ज़्यादा खून बहता है? तो ये प्रश्न आया हुआ था शायद 2016 में, 2016 क्या पता 17 तकरीबन परीक्षा में आया था। तो यहाँ लिखा था, एक ऑप्शन दे दिया था उन्होंने बटक। बटक लोगों ने बहुत सा आंसर बटक लगाया, परंतु हमेशा आप ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग होती है वो हाथ की कलाई में होती है। कभी पैर के कट जाने पर कम ब्लीडिंग होती है, घुटने से भी कम होती है, और मानव शरीर की जांघ से भी कम होती है। जो कलाई होती है वो कट जाने से आदमी की मृत्यु तक भी हो जाती है। प्रश्न नंबर 17 देखें, जलने और खोपड़ी का इलाज कैसे करें? हाउ टू ट्रीट बर्न्स एंड स्कैल्ड, मतलब कि जले हुए का और खोपड़ी का इलाज कैसे करें। यहाँ आपका आंसर हमें देखना है। जले हुए हाथ को गर्म हवा दें, कभी नहीं देनी चाहिए। जले हुए हाथ को ठंडी हवा दें, नहीं देनी चाहिए। कवरिंग द विद वाटर, अगर हमारा हाथ जल गया है तो उसको हम क्या करेंगे? उसको पानी से ढक देंगे। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, और गर्म पानी भी कभी भी नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? ये हमने सबसे पहला लेसन पढ़ा था कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है। तो प्राथमिक चिकित्सा क्या है? यह एक तत्काल जीवन रक्षक उपचार होता है जो एक चिकित्सालय ले जाने से पूर्व एक मरीज को, एक एक्सीडेंट हुआ व्यक्ति को या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दिया जाता है। प्रश्न नंबर 19 आता है हमारे पास कि यदि कोई बिजली का झटका पीड़ित कंडक्टर से अपनी पकड़ छोड़ने में असमर्थ है तो आप क्या करेंगे? अगर कोई आदमी कह रहा है कि व्हाट विल यू डू इफ़ द इलेक्ट्रिक शॉक विक्टिम अनेबल टू रिलीज द ग्रिप फ्रॉम द कंडक्टर, ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें पीड़ित बिजली का झटका लगा हुआ है और कंडक्टर अपनी पकड़ छोड़ने में असमर्थ है, तो आप क्या करेंगे? तो इसमें सीधी बात है, सबसे पहले हम बिजली की सप्लाई को ही बंद कर देंगे। सूखी लकड़ी वाला नहीं चलेगा, यहाँ सिर के नीचे की तरफ रखें। ये सारे के सारे बाद की बातें होती है। अगर कुछ भी नहीं हो तो सबसे पहले हमें बिजली का स्विच बंद कर देना चाहिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट 20 नंबर,
अग्नि का कौन सा वर्ग तरल गैसों का आह्वान करता है? अभी हम फायर के प्रकार पढ़ के गए थे, ए, बी, सी और डी। ए में कार्बनीय, तेलीय, गैसीय और विद्युत, ये आग आती है। तो सीधा सा आपका प्रश्न हल हो जाएगा यहाँ से कि कौन सी आग आती है। गैसों वाला पूछा है तो गैसीय सी में है, तो यहाँ क्लास सी की आग है जो गैसीय आग में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 21, सी फायर या वर्ग सी की आग के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र काम में लेंगे? सी वाली आग कौन सी होती है साथियों? हमें पता है गैसों से लगी आग सी वाली आग होती है। और इसकी आग को बुझाने के लिए अपने कौन से लेते हैं? ड्राई पाउडर। फोम से भरा हुआ बी के लिए, मतलब कि तेलीय के लिए, पानी से भरा हुआ ए के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने वाला ये ए और बी दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सी के लिए नहीं। प्रश्न नंबर 22, कौन सा कारक कंबल आग को ऑक्सीजन से अलग करता है? कौन सा कारक कंबल आग को ऑक्सीजन से अलग करता है? तो इसका आ जाएगा स्मूथरिंग। क्या आ जाएगा साथियों? स्मूथरिंग। ऐसे प्रश्न है जो आपके आ जाते हैं तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि इसका आंसर क्या दिया जाए। तो पूरी क्लास को एंड तक देखना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आगे, अग्नि के किस वर्ग में लकड़ी शामिल है? ये वही प्रश्न आ गया ABCD वाला, तो हमें पता है इसमें कौन सा आंसर आना चाहिए साथियों? आपका कमेंट आना चाहिए। तो यहाँ क्लास ए जो फायर होती है वो लकड़ी, कोयला, गत्ता, प्लास्टिक, ये सारी की सारी आग कार्बोनेशियस फायर में आते हैं। आगे आता है अपशिष्ट तेल का निपटान कैसे किया जाता है? तो हमें अपशिष्ट तेल का निपटान करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ग्राहक को वापस सौंप देना चाहिए? नहीं। हटाए गए तेल को नाली में फेंक दें? नहीं। दूर दराज के कोने में कंटेनरों में रखें? नहीं। यह गया अपशिष्ट तेल कंटेनर में ले लीजिए और विक्रेताओं को पंजीकृत करने के लिए निपटान करें। इसका आंसर सही आएगा डी। चलो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। उत्पादन को प्रभावित किए बिना कचरे को कम करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा है? मतलब कि बिना ऊर्जा को प्रभावित किए कचरे से ऊर्जा बनाई जाए, वो कौन से प्रकार की ऊर्जा में आएगा? तो हमारा कौन सा आएगा? ऊर्जा संरक्षण में। क्या आएगा? ऊर्जा संरक्षण में। प्रश्न है 26 नंबर, नए बल्ब के साथ पुराने बल्ब को बदलने की किस प्रकार की ऊर्जा की खपत कम होती है? नए बल्ब के साथ पुराने बल्ब को बदलने, मतलब कि जो पुराना बल्ब लगा है, जैसे हमारे घर में कांच का बल्ब लगा है ऐसा, इसके हटा के आज हम CFL लगा लेते हैं। ये बल्ब लगाता है 100 वाट और CFL लगाती है 7 वाट। तो ये बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ क्या होगा? ऊर्जा का संरक्षण हुआ। क्या हुआ? जहाँ हम 100 वाट लगा रहे थे और यहाँ अब 7 वाट ही कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाई? ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण के प्रमुख अवसर कौन से हैं? ऊर्जा संरक्षण को अवसर प्रमुख कौन से हैं? तो यहाँ देखें ध्यान से, सभी ऑप्शन पढ़ने हैं आपको। तो रिसाव को रोकना, रिप्लेसमेंट मशीनरी, हाउस होल्ड एम्प्लॉयज़ रिप्लेसमेंट, घर में रखने में चूक। तो इसका सही आंसर क्या आना चाहिए? इसका सही आएगा रिप्लेसमेंट मशीनरी। अगर मशीनरी हमारे पास पुरानी है, पुरानी ओल्ड हो चुकी है, अगर वही चला रहे हैं तो ऊर्जा संरक्षण नहीं कर सकते, क्योंकि वो खपत ज़्यादा करेगी। जैसे अभी अपने बल्ब का उदाहरण लिया, 100 वाट वाला कांच का बल्ब लिया तो ऊर्जा ज़्यादा खाएगा, और 7 का LED लिया तो ऊर्जा की खपत कम होगी। प्रश्न नंबर 28, मशीनरी के प्रतिस्थापन में किस प्रकार का ऊर्जा संरक्षण आता है? मशीनरी के प्रतिस्थापन में, तो सबसे पहले हम ऊर्जा की बात करें तो हमने 3 प्रकार की पढ़ी थी, 1, 2 और 3। लघु, मध्यम और वृहद। इसे माइनर, मीडियम, मेजर, इन नामों से हम इसको
जानते हैं। इससे संबंधित प्रश्न भी कई बार आ चुका है, तो आपने ये ऊर्जा संरक्षण वाला लेसन देख लेना है। तो यहाँ बात की जाए तो प्रश्न था कि मशीनरी के प्रतिस्थापन में किस प्रकार की ऊर्जा का संरक्षण आता है। तो यहाँ इसका आ जाएगा प्रमुख ऊर्जा, मेजर ऊर्जा संरक्षण। क्योंकि लघु ऊर्जा संरक्षण में क्या होता है, कोई छोटे मोटे जैसे हमने बल्ब को बदल दिया, कोई रिसाव को रोक दिया, जहाँ लागत कम आती हो और आसानी से बदला जा सके, उसे अपने करते हैं लघु में। और मीडियम में जहाँ लागत थोड़ी सी अधिक आती हो, जब पूरी की पूरी मशीनरी चेंज हो रही है, तो ये मेजर में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मेजर में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही है। नेक्स्ट में नया टॉपिक आ जाएगा। चलो 2 प्रश्न देख लेते हैं। आगे है, किस प्रकार के ऊर्जा संरक्षण अवसर में जल रिसाव बिंदुओं को रोकना शामिल है। क्योंकि अभी मैं जो बता के गया हूँ वो इसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ मैंने कहा था रिसाव रोकना, ये सारे के सारे लघु ऊर्जा स्रोत में आते हैं, जिसे अपने माइनर कहते हैं। क्या? माइनर। तो आपको याद रखना है माइनर, मेजर और मीडियम। प्रश्न नंबर 30 और देख लेते हैं। मध्यम ऊर्जा संरक्षण के अवसर में क्या आता है। मध्यम ऊर्जा संरक्षण में आता है मौजूदा हाउस होल्ड उपकरणों का प्रतिस्थापन। क्योंकि ये कुछ लागत अधिक होती है, किससे? जो लघु होता है उससे। अगर ये आ गया मध्यम में, ये लघु आ गया रिसाव वगैरह रोकने, थोड़ा बहुत मौजूदा हाउस होल्ड उपकरणों का प्रतिस्थापन मध्यम में आ गया। अगर हम पूरी व्यवस्था की बात करें तो वहाँ मेजर आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं तक रहेगा। कल अपने फिर नई क्लास देखेंगे, उसमें अपने आगे का सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।